माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी। Thank you for giving me the opportunity to speak. I wish to draw the attention of the government to the nationwide outrage regarding a shockingly regressive passage in the reading comprehension section of the Grade 10 Central Board of Secondary Education exam held on 11/12/2021. The passage contains atrocious statements such as, I quote, "Women gaining independence is the main reason for a wide variety of social and family problems." Unquote, unquote, and, quote, "Wives stopped obeying their husbands, and that is the main reason children and servants are indisciplined," unquote. The entire passage is riddled with such condemnable ideas, and the questions that follow are equally nonsensical. Sir, I add my voice to the concerns of students, parents, teachers, and educationists, and I raise strong objection to such blatantly misogynist material finding its way into an important examination conducted by the CBSE. It reflects extremely poorly on the standards of education and testing, and it goes against all norms and principles of a progressive and empowered society. Sir, I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology, and conduct a thorough review into this egregious lapse to ensure this is never repeated again. I also urge that the Ministry of Education must conduct a review on gender sensitivity standards of the curriculum and testing. Thank you, Speaker. C. Manguta C. Nivasul Reddy. Manguta C. Nivasul Reddy. जो सदन की परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुसार जो भी विषय उठता है उसका सरकार जवाब देने का प्रयास करती है। प्लीज बैठ जाइए, नई परंपरा नहीं डलेगी। नो। अनिल फिरोजिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे शून्यकाल में महत्वपूर्ण विषय रखने का अवसर प्रदान करा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में परिवर्तन कर उसे 8वीं की बजाय 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। महोदय, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद गत वर्ष देश के हजारों विद्यार्थियों की पहली क्लास से 8वीं क्लास तक निःशुल्क पढ़ाई कर जैसे ही वो 9वीं कक्षा में पहुंचते हैं, अधिकांश बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनका परिवार उन बच्चों की पढ़ाई के लिए निजी स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों एवं उनके परिवारजनों से फीस मांगी जाती है, जिसकी वो पूर्ति नहीं कर पाते। इन बच्चों के परिजनों के पास निजी स्कूल की भारी भरकम फीस चुकाने का पैसा नहीं होता, जिसके कारण विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के चलते भारी भरकम फीस वाले जाने माने नामचीन स्कूलों में 8वीं तक की मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर मजबूरी में स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले कई बच्चों अवसाद का शिकार हो रहे हैं। इन स्कूलों को छोड़ने के बाद
परिवार के विद्यार्थी समाज की मुख्य धारा से कट जाते हैं, जबकि इन अधिनियम के माध्यम से सरकार की मंशा यही है कि गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है उसको दिहाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसके परिवार के बच्चे भी देश के नामचीन स्कूल में पढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 8वीं कक्षा तक तो अनिवार्य शिक्षा करी है। अगर महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी इसको 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा को अधिनियम के दायरे में लाएंगे तो करोड़ों बच्चों का फायदा होगा और वो आगे बढ़ सकेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री गजेंद्र पटेल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। इसके बाद, हाँ, इसके बाद आफ्टर गजेंद्र पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनजाति समाज के एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। भारत की संस्कृति परंपरा में जनजाति समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परंतु भारत की संस्कृति में जनजाति समुदाय पर लाभ प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण का काम भी किया जा रहा है, जिससे धर्मांतरित व्यक्ति आरक्षण का लाभ भी प्राप्त करता है और कहीं न कहीं संस्कृति का नुकसान भी करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। वहीं आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है तो उसको आरक्षण का लाभ भी मिलता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार से लाभ प्रलोभन के आधार पर कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरित करता है तो उसको कड़ा कानूनी सजा का प्रावधान किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि इस बार सदन में इस प्रकार से धर्मांतरित व्यक्तियों का आरक्षण समाप्त करें और जो भी आरक्षण जिनने धर्मांतरण करके लिया है उनका आरक्षण समाप्त करें, ऐसा कानून का प्रावधान सदन में लेकर आए। मैं आपने मुझे बात रखने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरे जनजाति समुदाय की ओर से। श्री मंगुटा श्रीनिवासल रेड्डी। Sir, thank you very much, Speaker sir. I would like to bring to your attention the problems of home guards in our country, sir. Sir, there are services are equal to police personnel casualty are also there throughout the country during the police operations, but they are getting, meager wages when compared to other police forces, sir. They are demanding for regularization of their services for a long time. During the year 1947, Government of India formulated an act regarding the utilization of services of the home guards. The state government, paying daily wages to home guards, recruitment is taking place since 1962, sir. Almost all they belongs to the communities of SCs, STs, BCs and OCs. Their services are mentioned in the Home Guard Act as self-voluntary services. This self-voluntary service word may be deleted and their services may be regularized and pay and allowances may be sanctioned on par with police personnel working in BSF, CRPF, CASF, RAF, PF, RPF, RPSF and police, fire, provision, excise, forest, jails, RTA and also observed in the uniform departments, sir. In Andaman Nicobar, the service of the Home Guards were regularized wide IA number 01209 in Civil Appeal number 3379-2009 dated 10/9/2009. The Government of India also regularized the above orders by Home Ministry letter number NU 11040-22209 ANL dated 28/1/2005, sir. 15, sir. I request the government to take necessary steps and necessary instructions may be issued to the state governments on the above demands of Home Guard of our country. श्री भर्तृहरि मेहताब जी। Thank you, Chairman, sir. I draw the attention of the government relating to a very big stretch of wetland in my district and my adjoining district, Kendrapada. It relates to Asur Khola Jora, an ancient wetland. This natural wetland was the lifeline of the people living on both sides of this wetland and was instrumental in providing livelihood to about more than 1 lakh of people through fisheries, agriculture, besides meeting all the domestic requirements of water. This wetland was famous as it was one of the longest freshwater wetland in the state. Due to various environmental degradation like siltation, complete stoppage of inflow of flood water due to closure of inlets, highly
eutrophic conditions, weed infestation, and illegal conversion of land into agriculture fields. This wetland has since been degraded gradually in size, threatening the entire ecosystem. As a result, the utility potential of the wetland have been adversely affected and disappeared now as a single flow water body. This wetland is now at the verge of extinction. Therefore, I would urge this government to provide adequate funding for renovation and restoration of this memorable wetland called Asur Khola. I therefore, and I have written to the minister also, but I draw the attention of the House, and especially as there is a program of Wetland Development Authority under the Environment Forest Ministry and Climate Change Ministry, I would urge upon this government, because already Odisha government has sent the proposal to the Union government, and I would urge the government to take decisions expeditiously. श्रीमती सुप्रिया सुले जी। सर थैंक यू। सर महाराष्ट्र में इस साल बहुत सारा नुकसान हुआ है और बेमौसम हमारे यहाँ बहुत सारी बरसात हुई है सर, और हॉर्टिकल्चर हमारे किसानों बहुत मेहनत से करते हैं, फल हो फूल हो, इसमें बहुत मेहनत करके दो पैसे घर लेके जाते हैं, लेकिन इस मौसम के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में 25 लाख हेक्टेयर्स है सर, जहां बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ है। मेरी केंद्र सरकार से विनती है कि जो नेशनल रिलीफ फंड है उसमें से अगर महाराष्ट्र को किसानों को थोड़ी मदद करे तो उनको थोड़ी सी मदद इस बहुत दिक्कत के मामले में होगी। तो महाराष्ट्र सरकार ने खत भी लिखा है केंद्र सरकार को, उन्होंने उनकी विनती करके ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा हमारे किसानों को। थैंक यू। श्री मलूक नागर जी। धन्यवाद साहब, आपने बोलने का मौका दिया। इस कोरोना महामारी के बाद 12 मार्च 2020 में मैंने ये मुद्दा उठाया था, दोबारा 20 सितंबर 2020 को मैंने ये मुद्दा उठाया था, और भारत सरकार और प्रदेशों की सरकारों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, जिससे देश का नाम पूरे संसार में हुआ, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच थी उसके हिसाब से नीचे तक पूरा क्रियान्वित नहीं हुआ। इसलिए दूसरी लहर में ऐसी स्थिति हो गई थी कि संभालना मुश्किल हो गया था। तो मैं इसमें आपसे, आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगा कि तीसरी लहर के रूप में जो डिफरेंट तरीके के कोरोना खोज हो रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए पहले से ही इस पे ध्यान दिया जाए, और जो दूसरी लहर के बाद देश के उद्योगपतियों को और देश के किसानों को जो नुकसान हुआ है और उनके नुकसानों को किस तरह कंपनसेट करें, टाइम आगे बढ़ाया जाए, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और खास करके कोरोना के बाद जो देश के ज़्यादातर लोगों को होकर के निकल गया है, और कोरोना के बाद के जो इम्पैक्ट हैं, जिससे टेंशन बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, शरीर के ज़्यादातर हिस्से काम करना कम कर दिए, लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, और इन्फेक्शन हो रहे हैं बहुत गंभीर, और उससे स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है। सब बस आधी मिनट खत्म कर रहा हूं। स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है। तो देश में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट डॉक्टरों की कमी है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट डॉक्टरों को बढ़ावा दिया जाए और उनको इंसेंटिव दिए जाए, जिससे लोगों की सेहत मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अच्छी करी जा सके, और देश के लोग बढ़िया काम कर सकें, और देश पहले की तरह तरक्की के रास्ते पे चल सके, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी का $5 ट्रिलियन का सपना साकार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के किसानों की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने के लिए राजस्थान सहित किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री जी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। महोदय, किसानों को सत्ता में आने का माध्यम राजनीतिक दल बनाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में 10 दिनों पर किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही। भोले भाले राजस्थान के किसानों को ठगा, उनका वोट लिया, और कांग्रेस कल जयपुर में जब कांग्रेस पार्टी, एक मिनट रुको साहब, आपका घोषणा पत्र है ये, मैं देख रहा हूँ आपके घोषणा पत्र के अंदर जो आपने बात कही, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ये ले रहे हैं। घोषणा पत्र तो बोलूंगा ना मैं, प्लीज आप बोलते रहिए अपनी बात आपने बोलिए। घोषणा पत्र के अंदर ये बात कही जो आपत्तिजनक कि होगा अगर हम हटा दिया जाएगा। सत्ता के अंदर आए तो राहुल गांधी जी राजस्थान के अंदर थे, उन्होंने
एक बार तो नाम ही तो लिया, क्या हो गया? तो नाम ही नहीं लेंगे? आप बोलिए बोलिए आप बोलिए। राहुल गांधी जी राजस्थान के अंदर सभा करके आए और उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। सभापति महोदय, 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्ज माफी की बात करी और किसान का राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता के अंदर आने के बाद किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। कल कांग्रेस पार्टी ने जयपुर के अंदर रैली करके राहुल गांधी जी ने छाती को पीठ बता दिया कि पीठ में छुरा घोंपा। बताइए आप, ये हालात कांग्रेस पार्टी के। सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा कि ऐसे दल, ऐसे राजनीतिक दल जो गलत तथ्य पर आधारित कर्ज माफी की बात करते हैं या जो झूठे लोक लुभाव ने वादे करके घोषणा पत्र के अंदर झूठी बात करके सत्ता में आते हैं, इन लोक लुभावनी बातों को छल की श्रेणी में लिया जाए। 419 की जो आईपीसी की धारा है वो इन राजनीतिक दलों पर लागू हो, तभी दोबारा ऐसे घोषणा पत्र ये लागू नहीं करे। जनता को बरगला के कांग्रेस पार्टी ने कल जयपुर में जो एक फ्लॉप शो किया और जो सब लास्ट मेरी मांग है कि एक एक्ट बने, कानून बने और झूठे घोषणा पत्र जो भी पार्टी करती है और जिन झूठी घोषणाओं के आधार पर वोट लेती है, आईपीसी की धारा 419 के तहत छल कपट के अंदर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरी मांग है आपके माध्यम से। कोई नाम नहीं जाएगा रिकॉर्ड में। हाँ, श्री ए गणेश मूर्ति जी प्लीज आप बैठ जाइए। தற்போது தமிழகத்தில் பவர் கிரிட் மற்றும் தமிழ்நாடு மின் தொடர்பு கழகம் ஆகிய இரு நிறுவனங்களும் 13 नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और भी कोई आपत्तिजनक बात हो कि हम देख लेंगे। திட்டங்களால் தமிழகத்தில் 40,000க்கும் மேற்பட்ட உழவர்கள் நேரடியாகவும் அதைவிட அதிகமான எண்ணிக்கையில் மறைமுகமாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். வேளாண்மை தொடர்ந்து நட்டம் அடைந்து வரும் சூழலில் தற்போது உழவர்கள் நில மதிப்பு மட்டுமே வாழ்வாதாரமாக உள்ளது. இதுபோன்ற உயர்மின் கோபுரம் திட்டங்களால் ஏற்படும் சேதாரங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்காக முற்றிலும் உண்மைக்கும் நேர்மைக்கும் மாறாக நியாயமான இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்ற கொள்கைக்கு எதிராக எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையிலும் இல்லாமல் தன்னிச்சையாக மத்திய மின்சாரத்துறை 2015ஆம் ஆண்டு இழப்பீடுக்காக வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுத்துள்ளது. இது முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் உழவர்களுக்கு மிகவும் எதிரானதாகும். 2013ஆம் ஆண்டு ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்த புதிய நில அளப்பு சட்டத்தில் கண்டுள்ள 4வது பட்டியலில் நிலம் மற்றும் அனுபவ உரிமையை கையகப்படுத்தும் 13 சட்டங்களுக்கு விலக்களிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் ஒன்றிய அரசு கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி மேற்கண்ட 11 சட்டங்களும் இழப்பீடு, மறுவாழ்வு, குடியரவு பணிகளுக்கு புதிய நிலம் எடுப்பு சட்டம் பொருந்தும் என்று அறிக்கை செய்துள்ளது. இதில் நிலத்தின் அனுபவ உரிமை மற்றும் கையகப்படுத்தும் இந்திய மின்சார சட்டம் 2003, பிஎம்பி சட்டம் 1963 உள்ளடங்கியதாகும். ஆனாலும் மின் தொடரமைப்பு நிறுவனங்கள் 2013ஆம் ஆண்டு நிலம் எடுப்பு சட்டம் நிலத்தை எடுப்பதற்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் என்று அந்த நிலத்தின் அனுபவ உரிமை எடுக்கும் முறை பொருந்தாது என்று சொல்லி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சட்டப்படியான இழப்பீட்டை மறுத்து வருகின்றன. எனவே பாதிக்கப்படும் உழவர்களின் நலன்கருதியும் 2013ஆம் ஆண்டு புதிய நிலமெடுப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் மின் உயர் கோபுரங்கள் திட்டங்களுக்கு இழப்பீட்டையும் மறுவாழ்வு மற்றும் குடியமர்வு பணிகளுக்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய உத்தரவிட்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும்படி இந்த அரசினுடைய கவனத்திற்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री अरुण साहब जी। माननीय सभापति महोदय, जनसंख्या नीति का संबंध प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने से है। जहां भी जनसंख्या नियंत्रित करने के प्रयास हुए हैं वहां विकास की गति बढ़ी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी राजनीतिक दल जाति, मजहब, संप्रदाय की राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रहित और समाज हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की नितांत आवश्यकता है। कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रित करने से देश की जनता को प्रदूषण, खराब सेहत, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ साथ अन्य तमाम समस्याओं से निजात मिल सकेगा। देश में भौतिक संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या असीमित है। आने वाले 10-12 साल में हमारी जनसंख्या 150 करोड़ को पार कर जाएगी। 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, तब हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी। आज
दुनिया की 18% जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है, जबकि यहाँ जमीन 2.4%, पीने का पानी 4%, वन क्षेत्र 2.4% है। यह आंकड़े चिंता पैदा करने वाले हैं। लोगों को आबादी नियंत्रित करने के महत्व को समझना चाहिए। यह न केवल उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तथा बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगा, बल्कि अपने देश के समग्र विकास में भी मदद करेगा। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए दोनों सार्वजनिक और सरकार को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में लोगों को आवास की दिक्कत भी हो सकती है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करता हूं। डॉक्टर MP अब्दुल समद समदानी। Sir, I am thankful to you for permitting me to bring into the notice of the government a serious issue that is related with the Kozhikode airport in Kerala and a large number of passengers from Kerala who depend upon this airport, to whom a large majority are the expatriates from the state. Sir, it is due to the stoppage or the decision taken by the authorities not to operate the wide-body aircrafts from the airport. It was operating very well, but citing one reason or the other, this operation of the wide-body aircrafts has been withdrawn. It has brought much difficulties, sir, to the passengers depending upon this airport. Also, sir, now there was a well-functioning Hajj embarkation point in the Kozhikode airport that has been stopped. Now it is excluded from the list of the embarkation points in the country. That also has, sir, brought much difficulties for the people, for the passengers, because a large majority of the pilgrims, they belong to the northern area of Kerala, who depend upon this airport. Sir, this has to be resumed. The operation of the wide-body aircrafts was stopped, withdrawn, citing one or the other reason. It was stopped after the unfortunate aircraft accident that took place more than 1 year ago. But sir, the report, the official report prepared by the committee appointed by the government itself, it has clearly stated that the aircraft accident has nothing to do, it is in no way related with the infrastructural matters of the airport. Sir, there is no justification in these circumstances for ongoing this delay, this terrible delay. Sir, people are in much trouble, difficulties, the passengers are facing the air. It has badly affected the welfare, the well-functioning of the Kozhikode airport, which is an open door to the expatriates for their work abroad. Sir, I would like to request the government to intervene in this matter and to take urgent steps to resume the operation and to sanction the embarkation point in the aircraft. धन्यवाद सभापति जी। जिस प्रकार से 2 साल पहले कोविड की वजह से सारी दुनिया और हमारे देश में ये हालात किसी से छिपे हुए नहीं थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोविड को कंट्रोल किया और एक फैसला लिया कि सारे देश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, बहुत ही अच्छा फैसला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं मंत्री जी से कि मेरे दादरी के अंदर जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, 200 एकड़ ज़मीन शहर के बीच में एक डालमिया फैक्ट्री होती थी, वो सरकार के पास है, उसको 50 साल पहले वो बंद हो चुकी है। वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए ताकि स्वास्थ्य से संबंधित कभी ऐसा ना हो कि तीसरी लहर भी आ जाए, तो उससे पहले हम ये काम चालू कर सकें। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर शिक्षा से संबंधित भी एक यूनिवर्सिटी वहाँ पर जरूर बनाई जाए, ये मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी। Sir, thank you very much. Sir, I wish to draw the attention of this great house towards the increasing atrocities against SC, ST, Dalit and minorities, sir. NCBC RB data shows that it is increasing in an alarming way. Sir, recently I have visited Gurikuti project area of Assam. There I have seen, sir, thousands of people, innocent people, they are driven away
from the places where they were staying years together. Similarly, sir, hellish experience we are witnessing from other places also. You know very well, Tripura incident, mosque demolition kind of thing, atrocities in the Muslim predominant areas. Sir, these are all very, very sad things. Sir, the police is used as an instrumental to torture the people, innocent people. And recently, attack on church at Karnataka, that also is a very worrisome subject. So the most sad thing I will tell you, sir, the area that was near to our Gurgaon, old area. There since the last 2-3 months, Juma prayer, our congregational prayer is not allowed, sir. It's a very sad thing. Sir, what is happening, sir? A vandalism is going on, sir. These hooligans, they used to, what they are doing, when the people are coming for Juma prayer, they attack against them. They kind to do all kind of cruelty, sir. Sir, it is a story of, tears. People are complaining about that, and this is nothing but misuse of power. Police is standing as silent spectators, sir. They are not acting when these kind of things are going on. Innocent Muslims, what they are doing, they are also escaping from the place, fearing there, sir. Towards it, I would like to say, sir, approximately 4,25,000 Muslims are there in that area. You can very well imagine, sir, what will be the deplorable condition when they are denying their congregational prayer. This house may seriously think about that, sir, because not only that, sir, spreading of this hate speeches, Islamophobia kind of propaganda, that is spoiling the very important secular nature of this country, sir. Towards the end, I would like to say, sir, constitutional right is there for everybody, not only for any particular religion. That is the guarantee given by the Constitution. I urge upon the government, what is that? To do justice. So whether it is SC/ST or the minorities, they are the son of India. They are the proud son of India. So what I am appealing is justice only for SC/ST and the minorities. Srinivas Kesanani ji. I conclude. Thank you very much, sir. Srinivas Kesanani ji, please. Thank you, Honorable Speaker, sir. I would like to raise an important topic regarding the development of agriculture export facilities at Vijayawada International Airport, sir. The state of Andhra Pradesh is blessed with two of the major rivers of the country, sir, Godavari and Krishna. Over the centuries, agriculture has developed on the fertile lands surrounding these rivers. Today, the regions in and around Vijayawada are well known for their agriculture export commodities. We have red chilies, mangoes, turmeric, tobacco, and inland fisheries that have great export potential, sir. In the interest of further promoting the export potential of these commodities, the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority should develop agriculture export facilities at the Vijayawada Airport, as was done at the Varanasi Airport, which was very recently operationalized. Facilities like cold storage, customs clearance, phytosanitary clearance, etc. should be established at the Vijayawada Airport. Sir, in Andhra Pradesh, the export commodities have been growing over the last few years. But the agricultural commodities of the Vijayawada region are currently either transported to one of the seaport facilities in AP or Visakhapatnam Airport, sir. So developing export facilities at Vijayawada Airport will further boost the export growth of agricultural commodities of Andhra Pradesh. Also, such development will facilitate easier and quicker exports of the agri commodities from the Vijayawada region. Sir, given the goal of doubling farmers' income, I urge the Ministry of Commerce to develop on an immediate basis an agriculture export hub at Vijayawada Airport, sir. Thank you. श्री अधीर रंजन जी। सर, हमारी ये हिंदुस्तान की सबसे शक्तिमान और सबसे सर्वोच्च सुरक्षित हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी ट्विटर अकाउंट दिन दहाड़े हमला होते जा रहे हैं, डकैती होते जा रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि सर, हमारे प्रधानमंत्री जी की अगर ट्विटर हैंडल सुरक्षित ना बचे तो हिंदुस्तान के आम लोगों की ट्विटर हैंडल कैसे बचा पाएंगे सर?
सर बात यह है कि मुद्दा यह है कि जब हिंदुस्तान की सरकार क्रिप्टो करेंसी की बंद करने के लिए पाबंदी लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी की ट्विटर हैंडल में ये पोस्टिंग होते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने सारे क्रिप्टो करेंसी की चलन मान लिए हैं और 500 बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी हिंदुस्तान के लोगों के लिए खरीदा गया और बांटा जाएगा। सर ये हमारे देश की सुरक्षा की सबसे बड़ा मुद्दा है। सर हिंदुस्तान की सरकार को भाई ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, वो खुद आए और सदन में बोले कैसे, और एक बार नहीं पिछले 2 साल में दो बार हमारे प्रधानमंत्री जी की ट्विटर हैंडल पे ऐसा डकैती हो रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा कैसे बचेगी? हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा आज खतरे में है। ये सरकार जवाब दे इस विषय पे, कैसे ये हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहे हैं? सर क्रिप्टो करेंसी के ये मान्यता देता ही नहीं, ये खुद कहे सदन में आके। सर ये गुजारिश करते हैं सरकार से इस विषय को स्पष्टीकरण सदन के अंदर करे। हमारा पार्लियामेंट धन्यवाद सभापति महोदय मौजूद है। धन्यवाद सभापति महोदय। इस देश में राजीव गांधी जी के नाम से एक आम लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा कानून उन्होंने यहाँ पेश किया। हम उनको आज बधाई देना चाहते हैं और उनके प्रति नमन भी करना चाहते हैं। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन हुआ सर, जिसमें पंचायत को अधिकार दिया गया। मैं जिस राज्य झारखंड से आता हूं, उस राज्य में जो इनका किया हुआ कानून पास है सर, आर्टिकल 243E और 243U, इस दोनों का जबरदस्त वायलेशन है सर। पिछले 1 साल से पंचायत का चुनाव झारखंड में नहीं हुआ है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव और कोरोना के कारण नहीं हुआ। बगल का राज्य बिहार है सर, वहां कोरोना के बावजूद भी चुनाव हो गया। बगल का राज्य बंगाल है, जहां की कोरोना के बावजूद भी चुनाव हो गया। लेकिन जो उसमें मैंने कहा कि आर्टिकल का वायलेशन है सर 243E और U का, कि जो निवर्तमान मुखिया थे या जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उन्हीं को कंटिन्यू कर दिया गया, जो कि संविधान के तौर पर ये कर ही नहीं सकते। और कांग्रेस शासित राज्य है, और उसके पीछे जो रीजन है सर, जो मुखिया है, जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उसमें केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो वित्त आयोग का पैसा है, चाहे वो मनरेगा का पैसा है, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा है, चाहे वो स्वास्थ्य का पैसा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पैसा है, बिजली का पैसा हो, सारे पैसे में कमीशन बटा हुआ है। चाहे कोयला का कमीशन हो, चाहे बालू का कमीशन हो, चाहे आयरन ओर का कमीशन हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो। और इस मुखिया के माध्यम से, चूंकि मुखिया को यह कंटिन्यू किया गया है, संविधान के वायलेशन, आर्टिकल के वायलेशन के बाद उनको कंटिन्यू किया गया है। सबों से एक सर्टेन पैसा जो है राज्य सरकार ले रही है। मेरा आपके माध्यम कमीशन ले रही है सर। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि केंद्र का जितना पैसा आवंटित है, क्योंकि राजीव गांधी जी की आत्मा जो है वो रो ही रही होगी कि हमने इस तरह का कानून पास किया और उसके बावजूद भी कांग्रेस शासित राज्य में ऐसा हो रहा है। केंद्र के सारे पैसे को रोकना चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसमें जो भी दोषी हैं उनको जेल भेजना चाहिए, और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। श्री के सुरेश जी प्लीज, थैंक यू सर। आपके सहयोगी बोल रहे हैं। Thank you, Chairman, sir. जी, Give me opportunity to raise very urgent matter. Sir, the cashew sector in Kerala was facing an unprecedented challenges and crisis that aggravated further with the onslaught of COVID-19. And I would bring the issue and crisis faced by the cashew sector, including its workforce and entrepreneurs, for the consideration of this House. Sir, 500 cashew factories are closed due to the several crises and supportive policies of both state and central government. In Kollam district of Kerala, more than 2 lakh women workers are working in this sector. And due to the COVID pandemic, they are facing unemployment and retrenchment, and their stipulated ESI and PF benefits are also diminishing. The entrepreneurs are now being asked to car their loans within months, when the entire industry is in a doldrums due to the existing and COVID-induced crisis in production and sale, and the sector is already
the victim of a policy-driven challenges wherein cashew import is disseminating the domestic cashew industry. The crisis is quite widespread as only around 100 factories are currently functioning. Out of 836 spread around Kollam and other neighboring districts and neighboring states. I would like to urge upon the central government to take urgent steps to call the high-level meeting at the earliest for addressing this crisis and recommending long-term measures for the sustenance of cashew sector so that the workers and entrepreneurs are protected, the industry allowed to revive. I would also urge the government to declare special package for securing better working condition and raise the living condition of cashew workers. Thank श्री you. राजीव प्रताप रूडी जी। अध्यक्ष जी लॉटरी में आया मैंने। अध्यक्ष जी मैं निरंतर इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़े राज्य का दर्जा दिया गया है और उसमें एक विषय सड़क का भी है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बिहार को 6000 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति दी गई जो लक्ष्य है और मात्र अभी बिहार सरकार से 1300 किलोमीटर का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार का 2/3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है, वहाँ की सड़कें टूटती रहती हैं और जो वर्तमान में जो कालीकरण का प्रस्ताव दिया जाता है उससे सड़कें टूटती हैं और बिहार सरकार ने ये भी कहा है कि हमें आरसीसी की सड़कें दी जाए ताकि लंबे अवधि तक उस सड़कों का रख रखाव हो सके। संकट ये है कि बिहार सरकार ने वो प्रस्ताव भेजा और जो मानक प्राकलन भारत सरकार ने स्वीकृत किया है वो उस मानक में बैठता नहीं है, जिसका परिणाम है कि बिहार सरकार और देश की सरकार के बीच में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर ये पैसा कौन देगा। हम बिहार में कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है और मैं बार बार सदन से गुजारिश कर रहा हूँ कि बिहार की उपेक्षा हम सब लोगों को रोकना होगा और कहीं न कहीं इस बात का विचार करना होगा कि जहाँ तक पूरे देश के विकास का सवाल यदि है और बिहार अगर पिछड़ा रह जाता है तो देश आगे कैसे बढ़ेगा और इन्हीं सब मानकों से बिहार पिछड़ता जा रहा है, चाहे वो सड़कों का मानक हो या बिजली का मानक हो या फिर स्वास्थ्य का मानक हो। अगर एक एक करके एक एक क्षेत्र में हम छोड़ते जाएंगे तो आखिर ये विकास का काम पूरा कैसे हो पाएगा और 5-5 साल से 10-10 साल से एक ही विषय को लेकर आ रहे हैं। महोदय मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब तक ये मानक बदला नहीं जाएगा और ये जब तक ये विषयों पर चर्चा नहीं की जाएगी और इस पूरे सदन में बैठ के जहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग बैठते हैं, हमारे बिहार के लोग पूरे भारतवर्ष में जाके बसते हैं, मूल रूप से यही कारण है कि वहाँ की गरीबी है। हमारा तो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, हमारे यहाँ तो लोग सिर्फ हमारे यहाँ पूरे आप 200, 300, 400 किलोमीटर चले जाइए, एक भी फैक्ट्री का एक भी धुआं नहीं है। तो हम कस्टमर बन के कंज्यूमर बन के पूरे भारतवर्ष का जब तक नीति नहीं बनेगा तो निवेश नहीं आएगा। आखिर इस नीति और निवेश का काम बिहार में कौन करेगा? तो हमारे जैसे लोग जो वर्षों से बिहार का प्रतिनिधित्व करते रहे, उस पिछड़े राज्य के प्रतिनिधि के रूप में एक पिछड़ेपन के लिए बिहार में निवेश की भी नीति हो और वो नीति तभी बनेगी जब पूरे भारतवर्ष एक होकर बिहार के बारे में सोचना शुरू करेगा। और मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि बिहार के बारे में सदन को भी सोचना चाहिए और देश को भी सोचना चाहिए ताकि बिहार के पिछड़ेपन पर हम इस बड़ी आवाज को उठा सकें। धन्यवाद। Education has always been affected by persistent issues like access, continuity, learning gaps, gender inequality, but all these have been amplified due to the pandemic. According to the Honorable Education Minister himself, 15 crore children are out of educational system in India. According to the National Right to Education Forum, 10 million girls are at risk of dropping out. This implies clearly that the efforts put into educating girls will all go in vain. Now is the time to take necessary action or else it will be irreversible. Loss of income in the families has snatched away the opportunity of the girl child of the family. We should not wait for this to reflect into records and indexes. Rather, attention must be given to come up with a robust mechanism that will ensure that children are not deprived of their right to education. More funds should be allocated for education, ensure psychosocial well-being support to children who have lost their guardians. Financial assistance must be coupled with proper care system that will look after the needs of the children, which is necessary for development. Teachers must be trained to adopt a new normal environment that is on digital literacy, which brings me to the most crucial point, that is accessibility. Children must be provided with means of continuing their education
far away from classroom. I would request the Honorable Minister to look into the matter seriously because it is equivalent to a silent pandemic which is engulfing our country. Sir, we need to educate and promote protect the children of the nation. Thank you, sir. Shri Gautam Sigamani Pon. Thank you, Chairperson, sir. விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி சேலம் மாவட்டங்களை இணைக்கிற NH79 நேஷனல் ஹைவே 4 வழிச்சாலை 8 இடங்களில் இருவழிச்சாலையாக பணி முடிக்கப்படாமல் கடந்த 8 வருடங்களாக பணி முடிக்கப்படாமல் அப்படியே விடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 8 இடங்களில் இதுவரை ஏற்பட்ட விபத்துகளில் 800க்கும் மேற்பட்ட மனித உயிர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம். நான் இது சம்பந்தமாக பலமுறை இதே அவையிலும் அமைச்சர் அவர்களையும் அதேபோல் அதிகாரிகளையும் சந்தித்து மனு அளித்திருக்கிறேன். ஆனால் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் அதில் எடுக்கப்படவில்லை. ஆத்தூர், வாழப்பாடி, உடையாப்பட்டி, சின்னசேலம், கள்ளக்குறிச்சி, தியாகதுருவம், உளுந்தூர்பேட்டை போன்ற முக்கியமான ஊர்களெல்லாம் இந்த NH79 வருகிறது. ஆனால் இதுவரை அந்த பணிகள் முடிக்கப்படவே இல்லை. ஆனால் டோல்கேட் மட்டும் அங்கே 150 கிலோமீட்டருக்கு 4 டோல்கேட் வைத்து இதுவரை ஆயிரக்கணக்கான கோடி அங்கே வசூல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மனித உயிர்களை தயவு செய்து செய்யாத சாதனைகளுக்காக பல ஆயிரம் கோடிகளை இங்கே விளம்பரமாக செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த அரசு இந்த மனித உயிர்களை காப்பாற்றுவதற்காக தயவு செய்து இனிமேலாவது முன்வந்து இந்த 4 வழிச்சாலையை உடனடியாக அமைத்து தர வேண்டும் என்று உங்கள் மூலமாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री PP चौधरी जी. सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश में किसानों की आय में वृद्धि करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने एवं किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लेते हुए कृषि उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ने हेतु मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। मेगा फूड पार्क में संग्रहण केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों, शीत श्रृंखला और उद्यमियों द्वारा प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु 25 से 30 पूर्ण विकसित भूखंडों समेत आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना शामिल हैं। मैं आपका ध्यान राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मेगा फूड पार्क की संभावनाओं की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूँगा कि पश्चिमी राजस्थान खाद्य सामग्री, व्यंजनों आदि के लिए विश्वविख्यात हैं। यहाँ की खाद्य सामग्री की मांग देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी रहती हैं। पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में उत्पादित कृषि जिनसों की गुणवत्ता भी श्रेष्ठ है। पश्चिमी राजस्थान में मेरे संसदीय क्षेत्र पाली के मथानिया क्षेत्र में मेगा फूड पार्क की स्थापना की अपार संभावना है। मथानिया पूरे विश्व में अपनी मिर्ची के लिए विश्वविख्यात होने के अलावा प्याज, लहसुन, गाजर, मूंगफली आदि के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। फूड पार्क की स्थापना के लिए यहाँ लगभग 300 बीघा सरकारी भूमि भी चिन्हित की जा चुकी है। ये क्षेत्र सड़क व रेल मार्ग से जुड़ा है, जिसका भी फायदा मिल सकेगा। मेगा फूड पार्क बनने से यहाँ के कृषि क्षेत्र में काम करने हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र की कृषि उपज का उचित प्रबंधन भी होगा। महोदय, इस फूड पार्क के लिए केंद्र सरकार से 50 करोड़ रुपए से अधिक सहायता राशि भी प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार द्वारा इसकी प्रक्रिया में ढिलाई बरती जा रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के मथानिया क्षेत्र में मेगा फूड पार्क के जल्द स्वीकृति हेतु आदेश देने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी थॉमस जी. By this submission, through you, I want to bring the notice of the Honorable Transport and Highways Minister an urgent matter regarding the delay in the construction of Tripunithura bypass and the consequent agonies, difficulties being faced by the landowners. Sir, the bypass to NH85 is beneficial to 3 parliament constituencies, Kottayam, Ernakulam and Chalakkudi,
and also 3 assembly constituencies of Piravam, Tripunithura and Kunnathanadu. Sir, originally the proposal was for construction of NH 85 from Kochi, Kundannur to Theni with a bypass at Tripunithura. Now the NHAI has, in addition to NH 85, brought in a new proposal for another bypass called Kochi bypass from Karaguti near Angamali to Kundannur, apart from as part of NH 66, and is reported to be considering an alignment which is different from the Tripunithura bypass for which the land was acquired. Sir, an alignment avoiding the already acquired land for Tripunithura bypass will cause irreparable loss and agony to 219 families, 167 in Tiruvaniyur village and 52 families in Tiruvangulam village. Sir, they were not allowed to do any construction or other activity on their property for the last 30 years. And it is understood that it is a new proposal for alignment which is different with an elevated road and also with an additional length of 3 kilometers. Moreover, another alignment means additional cost for NHAI for land acquisition. It is a matter of grave injustice to these landowners from the part of NHAI and Ministry of Road Transport and Highways if a different alignment is proposed. Sir, only one sentence more. Under these circumstances, through you, I request the Honorable Minister for Transport and Highways to give directions to NHAI authorities that the original alignment of the proposed Kochi bypass be... hello, sir, that the original alignment, that the alignment proposed for the Kochi bypass be aligned through the land already acquired, frozen for the last 30 years for the Eastwhile Tripunithura bypass. Sir. मान्य सदस्यगण, मैं अभी गत शुक्रवार यानी 10 तारीख के कुछ जो शून्य प्रहर के विषय थे उनको मैं ले रहा हूं और कोशिश ये होगी कि सायंकाल 6 बजे के पश्चात सभी को मौका दिया जाए. श्री उत्तम कुमार रेड्डी जी. Chairman sir, through you I wish to bring a matter of urgent public importance to the government. The people of Telangana are strongly objecting to the auction of 4 coal blocks, Sattupalli block, Kottagudam block, Sravanpalli block and Kalyankani block. Chairman sir, these coal blocks are co-located with an existing public sector undertaking, Singareni Collieries Company, which is a 100-year-old public sector, the oldest coal mining public sector in the country. It has had a continuous profits of 20 years. In a very bizarre decision, the coal ministry, instead of allocating these coal blocks to Singareni Collieries, which is a public sector, they have gone for an auction, and 50,000 workers of Singareni Collieries are on a strike right now, causing a loss of 120 crores per day. So I'll just conclude, sir. Singareni Collieries currently meets the coal requirements of thermal power stations in Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Instead of allocating these coal blocks to the Singareni, the coal ministry putting up for auction is an irrational and objectionable decision. So we demand that these auction of these 4 coal blocks be cancelled and they be allocated to Singareni Collieries. Mr. Reddy, you have changed your subject. आप थोड़ा पहले बताते तो अच्छा रहता. चलिए. श्रीमती गीता विश्वनाथ. अच्छा. Sir, I would like to clarify the matter. As far as whenever now the auction regime has begun, whatever has happened during the UPA regime, as far as the allocation of the coal is concerned, it is all well known. And subsequently, the Supreme Court what has said, that is also known. Now, the auction regime has begun. Even for the allocation,
to the states, even if it is done, now we are not doing it, allocation route, we are not opting for the allocation route. And even if it is allocated, notice of inviting application is done. Arbitrarily, we are not doing it. And this strike, whatever it is going on, it is unfortunately state-sponsored. Instead of speaking to the concerned minister or officer should come and speak, instead of doing that, state-sponsored Bandh, strike, it is not in the good interest of nation and not in the good interest of SCCL also. And whatever the facts he has stated, whatever the statement he has made, it is not the fact, it is far from the fact. श्रीमती गीता विश्वनाथ, नो नो, गीता विश्वनाथ जी, प्लीज. Sir, thank you, No, Chairman, nothing. sir. Please, for giving Geeta, me yeah, this बोलिए. opportunity. I would like to speak in Telugu, sir. Sir, I kind attention to the Ministry of Consumer Affairs, Government of India. Sir, Andhra Pradesh రాష్ట్రము మరి సెపరేట్ చేయబడిన తర్వాత అన్ని రకాలుగా నిర్లక్ష్యం చేయబడుతుంది. అనేక ప్రాజెక్టులు ఇవ్వవలసి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏమాత్రం శ్రద్ధ తీసుకోకపోయినప్పటికీ ముఖ్యంగా రావాల్సిన బిల్లులు కూడా ఇన్ టైంలో ఇవ్వకుండా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం సార్. ఇది మా రిక్వెస్ట్. ఇవి రైతుల దగ్గర నుంచి మరి ధాన్యాన్ని తీసుకున్న తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి రావాల్సిన డబ్బుని ఇప్పటి వరకు కూడా రిలీజ్ చేయలేదు సార్. మరి 2013-12-13లో 17.40 crores అండి. 13-14లో 269.31 కోట్లు, 2014-15లో 963 కోట్లు, 2016-17లో 156 కోట్లు, 2017-18లో 206.8 కోట్లు, 2018-19లో 89.46 కోట్లు రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ కూడా యూసీస్ అన్ని సబ్మిట్ చేసినప్పటికీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి అభ్యర్థించినప్పటికీ, మా రాష్ట్ర సివిల్ సప్లై మంత్రులు అభ్యర్థించినప్పటికీ డిపార్ట్మెంట్ ఇవ్వవలసిన అన్ని క్లారిఫికేషన్స్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు 1702.990 కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేయకపోవడం అనేది చాలా అన్యాయం సార్. వెంటనే తక్షణమే ఈ డబ్బులను రిలీజ్ చేయాలి. మరి పెండింగ్ బిల్స్ అన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర పెట్టుకుంటున్నారు. ఎన్ని అభ్యర్థులు వచ్చినప్పటికీ కూడా వీటిని చెల్లించడం లేదు. నేను మంత్రి గారిని కోరుతూ ఉన్నాను, తక్షణమే ఈ డబ్బులను రిలీజ్ చేయమని మరి కోరడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున. థ్యాంక్ యూ సార్. धन्यवाद. आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया. सर, आप सभी जने जानते हैं कि इस साल महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात होने से और ज़्यादा बरसात होने से हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है. इसी परिस्थिति में भी धान का जो उत्पादन हमारे विदर्भ क्षेत्र में हुआ है वो अच्छी तौर पे हुआ है, लेकिन पिछले साल के तुलना में काफ़ी कम हुआ. मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि सर, आज नाफेड के माध्यम से धान की खरीदी नहीं हो रही है. पिछले साल में एमएसपी का रेट 1860 रुपये था और इस समय उसका रेट एमएसपी है 1940 रुपये. सर, महाराष्ट्र के अगर कॉस्ट निकालेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी महंगी होती है. इसलिए लास्ट ईयर नाफेड ने परचेस करने के बाद नाफेड ने 700 रुपये का एक एक्स्ट्रा बोनस दिया था. लेकिन अभी धान की खरीदी, धान का उत्पादन हो गया है, लेकिन नाफेड के माध्यम से अभी तक खरीदी शुरू नहीं की गई है. मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि नाफेड ने पिछले समय 700 का बोनस दिया था, इस समय 1000 रुपये बोनस देके सरकार ने नाफेड के माध्यम से ये पूरी खरीदी की जाए. धन्यवाद. थैंक यू. प्लीज सेंड योर स्लिप. राउत साहब. माननीय कृपाल तुमानी जी ने उठाया है जो मुद्दा आदरणीय सुप्रिया जी सुले ने उठाया. महाराष्ट्र में भारी वर्षा होने की वजह से और बेमौसमी वर्षा होने की वजह से सारे किसान परेशान हो चुके हैं.
तो SDRF, NDRF में सुधार होने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की कई टीमें महाराष्ट्र में गई, हमारे सिंधुदुर्ग रत्नागिरी में गई, वहाँ देखा हाल कैसा है, लेकिन आज तक कोई भी मदद हो नहीं चुकी है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं विनंती करना चाहता हूँ सरकार को कि महाराष्ट्र में भारी बारिश के वजह से परेशान हुए किसानों को जल्दी से जल्दी मदद करें। श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले दिनों सरकार ने किसानों के खिलाफ जो 3 काले कृषि कानून थे उनको वापस लिया। देश भर में शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहे थे, उनके ऊपर झूठे मुकदमे भी लिखे गए। सरकार ने इन राइटिंग वो भी कहा है कि वो भी मुकदमे वापस होंगे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि CAA का जो कानून सरकार लेके आई उसके खिलाफ देश भर में शांतिपूर्वक आंदोलन चले। जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर के JNU सारे विश्वविद्यालय और ख़ास तौर से महिलाओं ने जो आंदोलन चलाया, शाहीन बाग की बूढ़ी महिलाओं ने आंदोलन चलाया, ऐसा शांतिपूर्वक इतना लंबा आंदोलन हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम आंदोलन हुए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस वक्त रहते CAA का जो कानून है उसको वापस लिया जाए, उन लोगों को दोबारा आंदोलन के लिए जो है ना सड़कों पर निकाला जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहता हूं, जो सर आधा मिनट सर, जो उस आंदोलन के दौरान UAPA जैसे झूठे मुकदमों में लोग बंद हैं, खास तौर से जो स्टूडेंट यूथ एक्टिविस्ट हैं वो जेलों में सड़ रहे, उनको तुरंत रिहा किया जाए और प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्लिप भेज दीजिए, सेंड द स्लिप्स। देखिए तो पार्लियामेंट को काम करना बंद हो जाएगा। स्पीकर चालू करिए, स्पीकर चालू नहीं है। माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। एक आपके माध्यम से मैं माननीय उड्डयन मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, जयपुर और बड़ौदा दोनों स्थान इंडस्ट्रियल भी हैं और व्यावसायिक केंद्र और टूरिस्ट सेंटर भी हैं। यहाँ पर लाइट का नहीं होने के कारण काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से उड्डयन मंत्री जी को आग्रह करना चाहूँगा कि जयपुर बड़ौदा अगर फ्लाइट चालू होती है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, पूरे राजस्थान से किसानों का लोहा और मिट्टी उस स्टैचू के लिए गया हुआ है। इससे राजस्थान के लोग अपने आप में गौरवान्वित है। माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, और बड़ौदा सांसद रंजना बहन ने भी आग्रह किया है कि जयपुर बड़ौदा फ्लाइट चालू होती है तो इसमें जयपुर वासियों को जो व्यावसायिक केंद्र है, जयपुर राजस्थान के काफ़ी लोग बड़ौदा रहते हैं, उन लोगों को आने जाने में, वहाँ के लोग जो यहाँ से जयपुर राजस्थान के लोग नौकरी करते हैं, उन लोगों को आने जाने में काफ़ी फायदा होगा और टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जल्दी ही ये फ्लाइट चालू कराया जाए। श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी जी, जिनको एसोसिएट करना है प्लीज यहाँ स्लिप भिजवा दीजिए। Financial inclusion is one of the most important area which needs coordination between center and the state. Despite serious efforts on the part of Odisha government to improve the lives of the people of the state through initiative like Mission Shakti, inadequate banking infrastructure, particularly in rural areas, has become a major constraint. More than 70% of our Gram Panchayats do not have brick and mortar bank branch. Business correspondents are not effective in remote villages. Commercial banks are not delivering adequate credit in agriculture and allied sector as well as self-help groups in the state. So I request the government through you, sir, all banks may be instructed to allow women self-help groups to act as banking correspondents to at least in the on-bank GPs. Government of India may issue necessary instruction to all the commercial banks to open more and more brick and mortar branches and ATMs in the on-banked areas to enable people to access banking services in their locality. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, thank you for this opportunity given to me. Sir, I would like to speak about an archaeology park situated in my Vellore constituency around the Vellore Fort. Sir, this park has been utilized by great leaders like
Mahatma Gandhi ji, from Nehru ji, from Perarijar Anna, Periyar, Dr. Kalaignar, and even the latest leaders in Tamil Nadu. Many big decisions have been taken on that ground. But now the archaeology department is not permitting anyone to step into that ground. This is a matter of important in Vellore district, sir. Even yesterday, our state minister, our irrigation minister, he visited that place, and on the public, everyone requested an opportunity to use that particular open ground. Sir, I request you, Honorable Speaker, sir, I request you through the archaeology department in Tamil Nadu to let the people use that particular ground for general purpose, and it should be opened. It is a cultural heritage that we want to regain now, sir. Thank you, sir. माननीय सदस्यगण, बिल की समाप्ति के पश्चात शून्य प्रहर फिर लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि कम समय में बोलेंगे, धैर्य रखेंगे तो अधिकांश माननीय सदस्यों का उसमें क्रम आ जाएगा। सभा की कार्यवाही 2:10 तक के लिए स्थगित की जाती है।